नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सबसे पहले बात करेंगे सोने चांदी की। सरकार ने सोने चांदी के स्क्रू, हुक और सिक्कों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और बढ़ी हुई दरें कल यानी 22 जनवरी से ही लागू हो गई हैं। अचानक इस बढ़ोतरी के पीछे कारण क्या है पूरी खबर, पहले इसे समझते हैं। चलते मेरे सहयोगी असीम मनचंदा के पास और उसके बाद तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे इसी खबर को एनालाइज करने के लिए। तो असीम, पहले तो बताइए क्या डिटेल्स हैं और इस पूरी खबर से जुड़ी हुई। दीपाली, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो अभी सोने के स्क्रूज है, हुक हैं, सिल्वर के स्क्रूज, हुक्स है, या फिर स्पेंट कैटलिस्ट है, या फिर कॉइन्स है, इनके ऊपर 12.5% की ड्यूटी लगती है। लेकिन सरकार ने अब इसको बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने इसको बढ़ाकर 2.5% तक बढ़ा दिया है। अब इसके ऊपर 15% की ड्यूटी लगेगी। खासतौर पर अगर मैं ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करूं तो दो इसमें कंपोनेंट्स डाले गए हैं। पहला 10% का बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगता है, और दूसरा ऑल इन्वर्टेड ड्यूटी ड्रॉबैक सरकार ने एक ऐड किया है 5% का। तो कुल मिलाकर के अब इनके ऊपर 15% की ड्यूटी लगेगी और ये आज से ही लागू हो गई है। यानी कि अभी कोई भी स्क्रूज, हुक या सिल्वर फाइंडिंग्स को इंपोर्ट करेगा तो उसको ये ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। सरकार के मुताबिक काफी इंपोर्ट जो है पिछले दिनों से बढ़ गया था, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने कदम उठाया और ये इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% के आसपास बढ़ा दी गई है सिल्वर कॉइन्स, स्क्रूज, हुक और फाइंडिंग्स के ऊपर। ओके, शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और हमारे साथ प्रो इंटेलिडेट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी है, बॉम्बे ज्वेलर एसोसिएशन के वीपी कुमार जैन है, एनर्जी एक्सपर्ट आगे हमारे साथ नरेंद्र तनेजा भी मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले इसी खबर पर बातचीत करते हैं जो डिटेल्स हमारे साथ अभी भी असीम ने शेयर की हैं। कुमार जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब, काफ़ी सारी चीज़ों पर ये बदलाव हुआ है, जैसे असीम भी हमारे साथ अभी डिटेल्स शेयर कर रहे थे। ना ही सिर्फ कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है बल्कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है उसको भी इंक्रीज किया गया है। हुक्स, क्लिप्स, जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं ज्वेलरी मेकिंग पर, सब इसके अंडर आएंगे। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अचानक इस बढ़ोतरी के पीछे कारण क्या रहा और क्या इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर आप देखते हैं। एक बहुत बड़ा गैप था, 11.5% ड्यूटी थी, वो ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने 15% कर दी है। अब जैसे कॉइन्स है, सिल्वर हुक है, स्क्रू है, इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम थी। सरकार को ये बाद में समझ में आया कि नहीं भाई, ये से भी पार्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स है, इसके लिए इम्पोर्ट ड्यूटी अगर गोल्ड पे लगती है तो उसी तरह इस आइटम पे भी लगनी चाहिए। सिर्फ मेकिंग का जो बेनिफिट है वो पब्लिक को नहीं मिलना चाहिए। एक बड़ा गैप था, वो गैप खत्म हो गया अभी। और इम्पोर्ट ड्यूटी 15%, 11% से 11.5%, 12.5% से 15% बढ़ा दी गई है। अब वो बेनिफिट जो भाव का जो बेनिफिट था, वो पब्लिक जो ये चीज बनाते थे कॉइन्स वगैरह, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनको भी मार्केट रेट से गोल्ड लेना पड़ेगा और वही रेट से ही उनको ड्यूटी लगेगी। हाँ जैन साहब, एक चीज बताइए, अगर हम ओवरऑल, पहले हम गोल्ड की बात करते हैं, अगर हम ओवरऑल गोल्ड की डिमांड करें, फिर चाहे वो कॉइन्स हो, ज्वेलरी हो, या फिर गोल्ड के अगर कोई हुक इस्तेमाल करता है, कितना रेशियो था इस डिमांड का, और इस डिमांड पर आप कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं क्या गोल्ड कॉइन्स की, या फिर जो भी जहां भी इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। कॉइन का एक बहुत बड़ी डिमांड थी। अभी जैसे भी बहुत सारे फेस्टिव सीजन आए, राम का अभी आने वाले समय में भी और तेजी आएगी। अभी जो अपने यहाँ अभी अक्षय तृतीया आ रहा है, जो सबसे बड़ी डिमांड लेके आएगा सोने की, अक्षय तृतीया। तो इस तरह से कॉइन की इक्वली डिमांड रहती है। हमेशा फेस्टिव सीजन पे एक जबरदस्त डिमांड रहती है और करीबन 50% कॉइन बिकते हैं और 50% ज्वेलरी बिकती है। तो लगभग बहुत बड़ा नुकसान सरकार को होता है। एक बहुत बड़ा गैप था, जो गैप अभी रिफिल हो जाएगा और भाव में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। डिस्काउंट रेट जो था वो एकदम खत्म हो जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी डेफिनेटली कंज्यूमर्स को तो पास ऑन होगी ही ना। जो सिक्का होगा, गोल्ड कॉइन जो खरीदते हैं लोग, इस इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद उसकी कीमत तो ज्यादा हो जाएगी ना। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कंज्यूमर डिमांड पर कुछ असर आप देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस बढ़ोतरी का कंज्यूमर डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा। रेट डिफरेंस आ रहा है, रेट का डिफरेंस, सोना जो भाव बढ़ा रहे हैं उससे लोगों का दिमाग अभी ब्लैंक हो गया है। लोगों के दिमाग में एक ही बात घुस गई है कि भाई सोना बढ़ रहा है, सोना बढ़ने के साथ में सोना बढ़ने के साथ में जो कॉस्ट लगे बढ़ेगी, उससे सोने के भाव से फायदा हो जाएगा। अभी सोना 63,000-63,500 के आर पास चल रहा है। जो सोना 58-57 के आसपास था वो 63 और 63.5
ऐसा चल रहा है। ओके ओके, चलिए शुक्रिया आपका जैन साहब अपने व्यूज देने के लिए। क्विकली एक भाव पर और मैं राय ले लूं, उसके बाद कच्चे तेल की बात करेंगे। नरेंद्र तनेजा भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, एक प्राइसेस पर भी आउटलुक आपका गोल्ड पर सबसे पहले तो क्या राय रहेगी? इंटरनेशनल मार्केट्स में $2030 के आसपास प्राइसेस फिलहाल तो होल्ड कर रहे हैं, बट क्या देख रहे हैं नियर टर्म रेंज और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? ये कल जो गिरे हैं इस कारण से गिरे कि वहां पर जो यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो बात चल रही थी मार्च तक की, वो परसेंटेज पहले जो 73% था वो घटकर 65 हुआ और कल वो 40% की संभावनाएं जताई जा रही थी, जिसके चलते एक शार्प फॉल हमें देखने मिला। लेकिन गोल्ड में ये कहूंगा आपको, आज नहीं आने वाला पूरा क्वार्टर बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। नीचे में नीचे मुझे लगता है 61,350 61,360 ये बॉटम बेस रेट्स रहने चाहिए। अपसाइड हमें 63,400 के लेवल देखने मिल सकते हैं। और अगर मैं शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म की बात कहूं तो मुझे लगता है कि 61,900 61,920 के आसपास गोल्ड खरीदारी करनी चाहिए। 62,300 62,450 के इसमें लक्ष्य देखे जा सकते हैं। ठीक है, बात अब कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर लगातार हमने 80 के नीचे भाव ब्रेंट के बनते हुए देखे थे। फिलहाल $80 के आसपास ब्रेंट आ चुका है और काफी सारी खबरें हैं जो कि ड्राइव कर रही हैं। एक तरफ ग्लोबल डिमांड आउटलुक ओपेक ने, आईईए ने रेस किया है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की टेंशन, सप्लाई वरीज की एक तरफ चिंता बनी हुई, जैसे हमने रशियन ऑयल फ्यूल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर अटैक आते हुए देखा है। तो ये सारे ट्रिगर्स कैसे प्ले होंगे, क्या आउटलुक रहेगा, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं। मिस्टर तनेजा, पहले तो जो भी खबरें फिलहाल कच्चे तेल को ड्राइव कर रही हैं, आप कैसे उन्हें रीड करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं और क्या इम्पैक्ट यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं? देखिए, अभी जो कीमतों में आपने देखा है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रोजेक्शंस आ रहे हैं आईईए की तरफ से, ओपेक की तरफ से, एक तो और जगह से भी आए हैं कि डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है, तो उसको लेके मार्केट जाहिर है कि रिएक्ट करता है और जब ऐसी बात होती है तो फिर कीमतें ऊपर जाती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ होने वाला है जिससे कोई ड्रामेटिकली या सिग्निफिकेंटली कोई डिमांड में बढ़ोतरी हो जाएगी। 1 मिलियन की हो जाएगी, लेकिन उसके लिए सप्लाई काफी है। हमने देखा है कि रूस का तेल लगातार बाजार में आ रहा है। हम ये भी अब काफी दिनों से सुनाई में आ रहा है, आज 2 महीने सुनाई में आ रहा है कि शायद भारत जो है वो ईरान से तेल मंगाना शुरू कर देगा। उसका मतलब ये हुआ कि ईरान का जो सप्लाई है, इंटरनेशनल जो सप्लाई सिस्टम है, तो उसमें जाहिर तरीके से बढ़ जाएगी, क्योंकि चीन को तो वो पहले ही कर रहा है, जो दूसरा सबसे बड़ा तेल का बाजार है, और भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। अगर भारत जो है भारत भी शुरू कर देता है और अमेरिका उसमें कोई ज्यादा जो है ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, तो जाहिर है फिर सप्लाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान के पास तो बहुत बड़े तेल के भंडार हैं। तो सप्लाई साइड से जो है सिचुएशन जो है कंफर्टेबल है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन फिलहाल जो है वो एस्केलेट नहीं हो रही है, और जहां तक यूक्रेन का मसला है वो काफी हद तक जो है वहीं का वहीं है जहाँ पहले था। तो अब जो कीमतें तभी बढ़ सकती है जब डिमांड बढ़े। अब डिमांड भी सिग्निफिकेंटली बढ़नी चाहिए। 1.2 मिलियन बैरल्स, 1 मिलियन बैरल जिसकी बातचीत आई है या ओपेक कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि कीमतों में फर्क आएगा। इसलिए कीमतें जो है वो $80 के इर्द गिर्द घूमेंगी, कभी नीचे चली जाएंगी, 72 भी हो जाएंगी, 70 भी हो जाएंगी, और दूसरी तरफ जो है वो 85 86 भी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप औसत निकाल के चलेंगे तो वो $80 के आसपास आएगा, जहां तक ब्रेंट की बात है। और भारत इंडियन बास्केट जो होती है वो थोड़ा सा हमेशा $2 के करीब कम होती है, क्योंकि इवन सऊदी अरब ने जो बहुत लंबे समय के बाद भारत वगैरह को कंसेशन देना शुरू किया है, इससे पहले तो वो भारत से एशियन प्रीमियम करके $2 पर बैरल एक्स्ट्रा लेता था। तो इसलिए सिचुएशन बदल रही है, और जो खास तौर से जो बड़े इम्पोर्टेंट है भारत जैसे, अब जो है वो उसको लेवरेज कर सकते हैं, क्योंकि उन जो बड़े प्रोड्यूसर हैं उनको भारत जैसे बाजार की जरूरत है, चीन जैसे बाजार की जरूरत है। लेकिन धरातल पे जो सबसे बड़ा फैक्टर तेल की कीमत को असर कर रहा है वो है चीन। चीन की तरफ से कोई भी इस तरह का संकेत नहीं निकल के आ रहे, कोई ऐसा डेटा नहीं निकल के आ रहा जिसमें विश्वास किया जाए जिससे लगे कि चीन से डिमांड बढ़ेगी। और जब तक चीन से डिमांड जो है वो नहीं बढ़ती है, बहुत बड़ा कीमतों में परिवर्तन आने वाला नहीं है। और फिलहाल अभी जो डेटा है, जिस तरह के संकेत चीन से निकल के आ रहे हैं, अभी लगता नहीं कि चीन की तरफ से जो कच्चे तेल की डिमांड है वो बढ़ने वाली है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो कीमतों में उछाल आ जाएगा, ऐसा मुझे नजर नहीं आता, या कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर। फिलहाल जो कुछ है वो मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर चुकी है, नया कुछ हो जाए अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आता। तो इसलिए 80 के आसपास कीमतें घूमेंगी। 70 पे आ जाए तो खुशी मत मनाइए, 85 पे हो जाए तो परेशान मत होइए। अच्छा, तो मान के चलें कि 70 72 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मैक्स 85 ये रेंज रह सकती है कच्चे तेल की, तनेजा साहब?
मतलब यह है कि नहीं 87 भी जा सकता है, 88 भी जा सकता है। अगर किसी ऑयल टैंकर पे हूथी ने हमला कर दिया, जो हो रहा है लाल सागर के अंदर रेड सी में, तो जाहिर है एकदम जो है कीमत जो है उसी दिन जो है वो $3 ऊपर चली जाएगी। लेकिन यह है कि दूसरी तरफ हमने देखा है कि अटैक जो है बड़ी सेलेक्टिवली हो रहे हैं। जो भारत तेल आ रहा है उनको वो अवॉइड कर रहे हैं, रूसी जहाजों को नहीं छूते, ईरान के जहाजों को तो छूने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए जो है वो सब सेलेक्टिव हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बीच में कोई ऐसा हादसा हो जाएगा तो आप देखेंगे कीमत जो है वो 87 भी पहुंच जाएगी, 88 भी पहुंच जाएगी, लेकिन टिकेगी नहीं। इसी तरह 70 भी पहुंच जाएगी, लेकिन वहां भी नहीं टिकेगी। जो औसत निकल के आएगा वो $80 के आसपास। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा फैक्टर है भारत में तेल की डिमांड बढ़ रही है, जो तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। कुछ और जगह भी थोड़ी बहुत बढ़ रही है, मध्य पूर्व में भी बढ़ रही है। लेकिन चीन जो है वो बिग एलिफेंट है। जब तक चीन से को लेकर के बाजार आश्वस्त नहीं हो जाता कि चीन से सस्टेन डिमांड आने वाली है, जब तक कीमतें ऊपर जाएंगी, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका जो तेल दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, वहाँ चुनाव है। और बाइडेन सरकार जो है वो तेल को लेकर के काफी जो है वो कॉन्शियस रहती है। उनको बहुत ही है कि तेल की कीमत बढ़नी नहीं चाहिए। ये जाहिर है अगर तेल $90 भी पहुंच गया तो बाइडेन साहब इलेक्शन हार जाएंगे, है ना। और दूसरी अमेरिका में इतनी ताकत है कि वो सबको प्रभावित कर सकता है, बाजार को भी प्रभावित करता है। हमें भूलना नहीं चाहिए तेल का बाजार डॉलर में चलता है और डॉलर अमेरिका की करेंसी है, तो कहीं ना कहीं उससे उनको जो है एक हैंडल मिलता है। और दूसरी तरफ उनकी कूटनीति। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस साल जो है तेल जो है $80 के आसपास घूमेगा। अमेरिका की कोशिश होगी तेल को $80 ऊपर ना जाने दिया जाए उनके क्योंकि वहाँ इलेक्शन है। और दूसरी तरफ चीन से एक डिमांड आना शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। चीन की अर्थव्यवस्था रिवर्स गियर पे है। चीन के राष्ट्रपति जो है उन्होंने ये उनकी प्राथमिकता ये है कि जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसको सत्ता में रखें और उसको पूरी तरीके से मार्क्सवादी बनाएं। वहां पे आर्थिक विकास हो, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए, बहुत डिमांड, ये फिलहाल अभी चीनी राष्ट्रपति की प्रायोरिटी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो डिमांड कहां से आ जाएगी? इसलिए डिमांड बढ़ेगी चीन से, लगता नहीं। और अमेरिका में इलेक्शन, भारत में इलेक्शन, इंडोनेशिया में इलेक्शन, मैक्सिको में इलेक्शन, ताइवान में, आधी दुनिया में चुनाव है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि चीन की तेल की कीमत कहीं ऊपर जाने वाली है। $80 अगर आप लेके चलते हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। 75 भी होगा, 70 भी होगा, 68 भी होगा, 85 भी होगा, 86 भी होगा। लेकिन औसत जो है वो 78 से लेकर $80 के आसपास रहेगा ब्रेंट का। ओके, चलिए, शुक्रिया तनेजा साहब आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको भी एनालाइज करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के उस पर स्ट्रैटेजीज पर तो करेंगे फोकस, लेकिन साथ ही बात करेंगे जीरे की भी। और जीरे में हमने 27,000 के नीचे भाव आते हुए देखा है। दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर दिनेश भट्टर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक के बाद समझेंगे उनसे फंडामेंटल्स जीरे के और प्राइसेस पर एक आउटलुक। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात करेंगे जीरे की, जहां पर लगातार हमने गिरावट देखी है और प्राइसेस एनसीडीएक्स पर 27,000 के नीचे फिसल चुके हैं। बाजार मान रहा है कि कीमतों में अभी और गिरावट आ सकती है। क्या है कारण और कहां तक जा सकते हैं भाव, इसी पर बातचीत करते हैं। दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर दिनेश भट्टर हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो हमने लगातार प्रेशर देखा है जीरे के प्राइसेस में और वजह इसके पीछे यही रही है कि जो गुजरात है, राजस्थान है, वहाँ जो की कल्टीवेटिंग स्टेट्स है वहाँ पर बेटर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स के मद्देनजर, और साथ ही साथ अगर हम रीसेंट कुछ डेटा देखें तो करंट रबी सीजन में भी जो जीरे का एक्रिएज है वो 4 इयर्स के हाईज पर आ चुका है। अब आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये गिरावट रही है इसके पीछे सिर्फ हायर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स हैं या और भी फैक्टर्स हैं? फिलहाल मैडम जो भी बाजार घटा है वो एक प्रोडक्शन बिजी ज्यादा थी और किसानों ने बिजी बहुत अच्छी भी की है और करीबन 1.5 गुना बिजी एवरेज बिजी हुई है। तो गुजरात में बिजी जैसे डबल डेटा है, राजस्थान में 25-30% बढ़ा है। इस बात का इफेक्ट तो पड़ा ही है, मार्केट उठाई भी है, फिर गिराई की भी कमजोर रही है। बीच में डोमेस्टिक की डिमांड और एक्सपोर्ट की डिमांड भी बहुत कमजोर रही थी। अभी फिलहाल वर्तमान में अभी जो आज के तारीख में डोमेस्टिक की गिराई की और एक्सपोर्ट की गिराई की बहुत शानदार है और ये कंटिन्यू मई तक चलेगी। अभी फिलहाल रमजान की गिराई के कारण एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी खड़ी है। सप्लाई में पुराना माल काफी कम हो गया है, कैरी स्टॉक अभी बहुत नौ के बराबर रहेगा। और जो भी अभी फिलहाल मंडी में आमदनियां, जो बड़ी मंडी है ऊर्जा मंडी, उसमें करीबन 1500 से 2000 बोरी नए मतलब पुराना जीरा आ रहा है। और नया जीरा आज गोंडल के अंदर 20 बोरी आया था, वो करीबन 350 रुपए के आसपास बिका था। तो अभी फिलहाल
छुटपुट जीरा आएगा। 15 फरवरी के बाद में जीरे की आमदनी 1000-1500 बोरी नए की हो जाएगी और मार्च के अंदर अच्छी अरेबल देख सकते हैं। फिलहाल राजस्थान के अंदर जो क्रॉप खड़ी है अच्छी है। कुछ जिलों में सुनने को मिल रहा है, फलोदी जिला है और जैसलमेर जिले में कुछ जो दूर आती है जैसे उसको बोलते हैं धुंध, जो मौसम का उसका इफेक्ट आगत के जीरे में थोड़ा नुकसान की बातें आ रही है। फिलहाल हर साल 10-15-20% नुकसान होता ही है जीरे में। फिलहाल वो सुनने को मिल रहा है, अभी ज्यादा कोई नुकसान की बात नहीं सुनने को मिल रही है। और वायदे के अंदर अभी जो वायदा जो ट्रेड चल रहा है उसके अंदर क्या वॉल्यूम नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है उसमें, अभी देखो 50 लॉट का काम हुआ सिर्फ, तो इससे कोई वॉल्यूम नहीं है। एक तो क्या इसके अंदर बहुत मार्जिन, बहुत 28% के समथिंग मार्जिन लगा रखा है, तो नया ट्रेड कोई पोजीशन बनाना आएगा नहीं। और ये हाजर फिजिकल से मार्केट से कम 50 से 60 रुपए किलो अभी भी नीचा है। तो फिलहाल इसके अंदर जो भी नई क्रॉप के कारण इसका बाजार रुका हुआ है इसके अंदर नीचे भाव में। जनवरी का वायदा तो कट गया था, तो फिलहाल ये बहुत नीचा चल रहा है। तो धीरे धीरे आमदनी बढ़ेगी और इसका मेल आगे जाकर मार्च के अंदर इसका मेल हो जाएगा। जो भी या तो वायदा बढ़ेगा या हाजिर घटेगा, दोनों में से एक कहीं ना कहीं मेल करेगा। फिलहाल 15 फरवरी के बाद और 15 फरवरी और 15 मार्च के बीच में जो भी मौसम का रोल राजस्थान की क्रॉप के लिए बहुत अहम रहेगा, तो उसको देखकर अभी मुझे वायदे में मंदी करने जैसा नहीं लग रहा है। ओके। तो फिर भाव को लेकर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आपने जैसे बताया एक्सपोर्ट डिमांड बेहतर होती हुई दिख रही है, लेकिन नई आवक भी आना शुरू हो जाएगी, प्लस वॉल्यूम्स मार्केट में अग्रेसिव नहीं है। तो 27,000 का लेवल तो हमने ऑलरेडी देखा, इन स्तरों से भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है या फिर सपोर्ट लेकर संभल सकता है इन स्तरों के आसपास? देखो मैम, सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार 65,000 रुपए का जो भाव है, अट्रैक्शन भाव था 65,000 का भाव, उसके सामने किसान ने उसी भाव को देखते हुए बीजी ज्यादा की थी, न कि ऐसा कोई लालच नहीं था। हर साल बीजी, पिछले साल भी 300 रुपए का भाव जीरे का था, तो बीजी भी पिछले साल से 1.5 गुना है। उसका कारण यही था, भाव का अट्रैक्शन है। तो भाव अभी जो पिछले साल से भी काफी नीचा चल रहा है वायदे के हिसाब से। जैसे वायदे का भाव 27,000 का है, उसके सामने कंपेयर 40 रुपए किलो का खर्चा आता है NCDX के डिमेट करने का। 230 रुपए का भाव का वायदा मिल ही रहा है कि इन भाव में अगर सब फसल आती है तो किसान बेचता है नहीं बेच, क्योंकि अभी जो फसल है वो ही किसान ही सप्लायर रहेगा इसका। अब किसान का रुख रहेगा। वायदे में तो क्या है, 2,000 टन का सौदा है, फसल है 4 से 4.5 लाख टन की, तो 2,000 टन का भाव सिर्फ ये दिखाने के लिए अब ये भाव का रहेगा भाव। अब किसान का रुख क्या रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ क्या है अभी जो आगे के दिन है वो नुकसान, फसल में नुकसान की बातों को लेकर भी इफेक्ट करेगा मार्केट को। ओके, तो कैसा रहता है मार्केट आगे, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे बताया राजस्थान के हिसाब से अगले 15 दिन मौसम के मिजाज कैसे रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुक्रिया दिनेश जी अपने व्यूज देने के लिए। क्विकली चलते हैं दिनेश सोमानी के पास। दिनेश सोमानी, एग्री कमोडिटी पैक की अगर बात करें तो कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगी आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि गम जो है एक लेवल अट्रैक्टिव है यहाँ पे। 10,670, 10,680 फरवरी गम एक लेने का रेट रहेगा। 10,900 और 11,100 के इसमें लेवल देखे जा सकते हैं। हल्दी का काउंटर मुझे लग रहा था सुबह से, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर आ गया है। मुझे लगता है कि हल्दी अगर दोबारा 15,000, 15,020 के आसपास अगर आती है तो इसका अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 15,400 का इसमें लक्ष्य और 14,830 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ये दो काउंटर मुझे आज स्क्रीन और चार्ट देखकर मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। बाकी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। और जीरे की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 26,200, 26,400 इस रेंज का इंतजार करें खरीदारी करने के लिए। ये रेट मुझे लगता है कि हाल फिलहाल अभी 1 या 2 महीने के लिए बॉटम रेट नजर आते हैं। अपसाइड में दोबारा एक बार 29,000, 30,200 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया दिनेश जी शो में आने के लिए, अपने स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।